हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पर्टर्बेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। मोस्ट लाइकली हमारे पास क्या आता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है, पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन आटम के रिलेटेड है। तो हाइड्रोजन आटम के आपको वेव फंक्शंस वगैरह पता होने चाहिए, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। हमारे पास सामने क्वेश्चन है बेटा, कूलम पोटेंशियल हमारे पास दे रखा हुआ है। कूलम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वर्कड आउट बाय एडिंग अ टर्म दैट इज h प्राइम इज इक्वल टू bx स्क्वायर, वेयर b इज ए कांस्टेंट टू द हैमिल्टोनियन एंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज गिवन बाय। तो हमने क्या निकालना है बेटा, हमारे पास हैमिल्टोनियन को कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है उसकी हमने टब कर रखा है। मतलब उसमें अल्ट्रेशन कर रखी है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में कितनी अल्ट्रेशन होगी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, हमारे पास वेव फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। बर्नआउट हैमिल्टोनियन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने जाओगे तो क्या आएगा, आपने उसकी बर्नआउट हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, जिस वेव फंक्शन के साथ आपके पास वेव फंक्शन कौन सा होगा, जिस वेव फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है। जस्ट लाइक कौन सी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की कौन सी होती है बेटा, हाइड्रोजन एटम जो है उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है जी। तो पार्टिकल कौन सी स्टेट में बैठेगा, दैट विल बी 1s1। तो आपके पास क्या होगा बेटा, एंड ऑफ द डे वेव फंक्शन कौन सा बनेगा, साई ऑफ 1s ही बनेगा। ठीक है जी। तो 1s के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास वेव फंक्शन होना चाहिए। अब वेव फंक्शन आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, कई बार एग्जाम में आपको दिया होता है, कई बार आपको नहीं दिया होता है, तो यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग। तो मोस्ट लाइकली एग्जाम में कौन कौन से वेव फंक्शन आते हैं, मोस्ट लाइकली आते हैं वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल, वेव फंक्शन ऑफ 2s और वेव फंक्शन ऑफ 2p। ये तीन तरह के जो वेव फंक्शन है आपको पता होने चाहिए। प्रोमिनेंटली 1s एंड 2s आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं, या फिर आपकी बुक्स में भी दिया होता है, वहां से भी आप डाटा ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आप सॉल्व कैसे करोगे, इसमें थोड़ा सा आपको इंटेग्रल्स वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे। बिकॉज जब हम पहले सॉल्व करते थे ओनली वन डायमेंशनल केस कंसिडर करते थे, लेकिन हमारे पास जो वेव फंक्शन यहाँ पे दे रखा है दैट इज 1/√π इंटू ए नॉट क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर माइनस आर बाय ए नॉट। ए नॉट हमारे पास बोहर पैरामीटर होता है बेटा, बोहर रेडियस कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। अब हमारे पास जो डीलिंग है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, तो आपके पास रेडियल पार्ट ऑफ दी ये फंक्शन सॉल्यूशन होता है, उसके हम यहाँ पे डील करेंगे, रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो आर यहाँ पे हमारे पास रेडियल कंपोनेंट हो जाता है, तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप डील करोगे, तो मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे डील करने पड़ेंगे। मतलब आप आर के साथ भी डील करोगे, आप थीटा के साथ भी डील करोगे और फाई के साथ भी डील करोगे। तो आपका आपके पास रिलेशन क्या क्या होते हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हो बेटा। एक्स के साथ आर का रिलेशन क्या होता है, वाई के साथ आर का रिलेशन क्या होता है, और जेड के साथ आर का रिलेशन क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एक्स के साथ क्या होता है बेटा, एक्स के साथ जो आर का रिलेशन होता है दैट इज एक्स इजिकल टू आर साइन थीटा कॉस फाई के बराबर होता है। ठीक है जी। तो वाई के साथ क्या होता है, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा साइन पाई के बराबर होता है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, मैं लिख भी देता हूँ, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अगर प्रॉपर ऐसे इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। तो मन हमने अब क्या करना है, हमें वेव फंक्शन चाहिए था, हमें परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन चाहिए था, हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन निकालने की कोशिश करोगे, सिंपल सा फॉर्मुलेशन रहेगा। यहाँ पे अब हमारे पास पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आ गए, तो हमारे पास वॉल्यूम का एलिमेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम एंड एलिमेंट्स हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी डी आर डी थीटा डी फाई हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये भी आपको रिमेम्बर ही रखना होता है। इसके रिगार्डिंग आपको डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर हो गए, एक रेडियल कंपोनेंट हो गया आर, एक थीटा हो गया बेटा, एक फाई हो गया। इन तीनों की अलग अलग रेंज रहेगी। जो आर होता है दैट वेरीज बिटवीन 0 से लेके
इन्फिनिटी के बीच में जाता है। और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थीटा होता है, थीटा वेरीज बिटवीन 0 एंड पाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। वे जो पाई होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो लिमिट होती है 0 से लेके 2 पाई तक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल को इंक्लूड कर रखा है। तो तीनों की रेंज अलग-अलग ही आएगी। तो यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज डाल देते हैं। अब हमारे पास दे क्या रखा हुआ था, हमारे पास पता था हमें bx²। अब x अलग हो गया, हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो r की टर्म में है, तो हमें इस x को भी यहाँ पे x की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको r की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसलिए मैंने जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उसको मैंने r की फॉर्म में इंक्लूड कर दिया। तो b इंटू आर साइन थीटा कॉस फाई क्या स्क्वायर हो गया बेटा, इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब इसकी वैल्यूज वगैरह डालिए और इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए। जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम इंटीग्रल भी बोला था, एक पास हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, काफी काम की चीज है, तो ये हमारे पास दोबारा काम में आ गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला पार्ट इसका हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 0। यहाँ इज इक्वल टू n हमारे यहाँ पे कितना है, r⁴ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, r⁴ है तो n यहाँ पे आपका 4 के बराबर हो गया। इट इज इंटीजर वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a⁴n+1 आ जाएगा। तो ये काफी आसान काम हो जाएगा, बार बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक वेव फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपकी +2 का 12th क्लास में आपने ऑलरेडी काफी सारी एक्सरसाइजेज इसमें रिगार्डिंग कर रखी होती हैं। तो अगर इस इंटीग्रल्स को सॉल्व करोगे तो 3/4 a⁵ निकल के आएगा। दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं सारे बेटा, लिमिट्स डाल रखी हुई हैं, 3/4 आएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे तो पाई या निकल के आ जाएगा। तो सारे को सारे के इंटीग्रल्स को अगर आप सॉल्व करोगे, वैल्यूज वगैरह डालोगे, b इंटू a⁻² की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन है बी, जो इसके करेक्ट आंसर है। ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे। तो आंसर इज बी, यहाँ पे हम बी के साथ ही जाएंगे। तो वैसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो वेव फंक्शन आपको पता होने चाहिए, और 1s का पता होना चाहिए, 2s का और 2p का तो आपको पता होना चाहिए। ये तीन तरह के वेव फंक्शन आपको पता होने चाहिए, साथ में स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको आने चाहिए, और साथ के साथ आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट उसका कैसा होता है। सो आगे नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पर्टर्बेशन थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कुछ स्टार्टअप हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई नया टॉपिक ढूंढने की कोशिश करेंगे बेटा, जो रेलिवेंटली इंपॉर्टेंट होगा।